अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, ये हफ़्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, बड़ी अहम खबरें हैं इस हफ़्ते में जो हुई। और आज एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि साइफर केस के सिलसिले में बाकायदा चालान जमा करा दिया गया है FIA की तरफ से, जिसमें चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी साहब को बाकायदा कसूरवार ठहराया गया है। ये भी बताया गया है कि 28 के करीब गवाहान जो है वो मौजूद है इस केस में इनके खिलाफ। तो काफ़ी ज़्यादा इम्कानात लग रहे हैं कि इस केस में उनके लिए शिकंजा सख्त होने जा रहा है। क्या इस केस का वाकई इतना स्ट्रॉन्ग मुस्तकबिल है? क्योंकि जो वकला हैं PTI के, या इवन जो PTI के वकला नहीं भी हैं, उनमें से भी बाज़ कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है कि शायद इस साइफर केस में बहुत ज़्यादा सज़ा ना हो पाए, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये केस फ़ौरन उड़ जाएगा। तो क्या इसका होगा इस केस का भी? और ओवरऑल ज़ाहिर है फिर PTI और चेयरमैन PTI का फ्यूचर भी इससे जुड़ा हुआ। फिर आगे बात करेंगे तो नून लीग के बयानिए की बात करेंगे। मियाँ साहब की वापसी ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुकी है और अब कानूनी जो रुकावटें हैं उनको हायल करने के लिए भी दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं उनके वकला। साथ ही साथ जो बयानिए का मामला है उससे भी ऐसा लग रहा है कि PMLN ने एक यू टर्न ले लिया है और अब वो एहतसाब के बजाय फिर से बात करने वाले हैं मईशत की और मुल्क की तरक्की के हवाले से नए ख्वाब दिखाने की। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मफाहमत का ही मामला आगे चलेगा। इसके हवाले से भी बात करेंगे। मुल्क में एक ताज़ा दहशतगर्दी की लहर है, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। डिस्कशन में बात करेंगे उस पर भी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले मैं चलूँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, ये साइफर केस जो है इसके हवाले से लग रहा है कि अब तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। चालान अब बाकायदा पेश कर दिया गया है। कितना आपको ये केस ख़तरनाक लग रहा है? इसमें जो इल्ज़ामात हैं वो क्या हैं इमरान खान साहब पर, और आपके ख्याल से वाक़तन इस केस में उनको सज़ा हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें देखें, मैं पहले भी आपसे कहता था इस प्रोग्राम में जब बात करते थे कि साइफर केस एक ऐसा केस है जिसमें चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ घेरा मज़ीद तंग हो सकता है। अब मामला ये है कि आप ये देखें कि आज़म खान साहब हमारे वाकफ़ान हाल के मुताबिक वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं इस पूरे मामले में। उसके अलावा सूरत हाल ये है कि जो ऑडियो आई थी उसको सबूत के तौर पे लिया जा रहा है कि जी वो ऑडियो में खान साहब ये साफ कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी इस पर कैसे खेलना है और क्या करना है। और फिर उसके अलावा इस मामले में असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और आज़म खान साहब तीनों जब शामिल थे, तो आज़म खान साहब क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अब उनके बारे में शनीद है कि वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को और चेयरमैन PTI को इसमें कसूरवार ठहरा दिया गया है। मामला ये नहीं है कि उनको सज़ा कितनी होती है, मामला ये है कि उनको सज़ा होती है या नहीं होती। मुझे ऐसा महसूस होता है। और जो दफात लगाई है उसके तहत तो 2 साल से 14 साल तक की बात की जा रही है कि उनको सज़ा सुनाई जा सकती है। मैं वही आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ कि मेरी माहिरीन कानून से मुख्तलिफ जो है बात हुई है। जैसे अभी आप अपने इंट्रो में कह रही थी कि जो इसको बेशक आप हमारी बदकिस्मती समझ लें कि अब हमारे यहाँ पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बहुत से नामवर वकला सिर्फ इस बुनियाद पर सही बात नहीं करते कि जिसका टिल्ट PTI की तरफ है वो उस तरह का बयानिया जो है वो बयान कर रहा होता है, जिसका टिल्ट नून लीग की तरफ है वो उस तरफ का बयानिया बयान कर रहा होता है। तो बहुत कम लोग अब इस तरह के हैं जो आपको मेरिट पे और गैर जानिबदार होकर राय दें, लेकिन हैं ज़रूर। तो मुख्तलिफ लोगों से जो बात हुई है उनके मुताबिक ये है कि ये केस दोनों सियासी जमातें जिस तरह से बयान कर रही हैं वैसे नहीं है, ना ये इतना आसान है और ना बिल्कुल इतना मुश्किल है। इसमें PTI के चेयरमैन को सज़ा हो सकती है। और जो सबूत इल्ज़ामात क्या है उनके ऊपर? क्या चोरी का मुकदमा है या कोई उसके ऊपर सिक्योरिटी ब्रीच का है? क्या आपके ख्याल से क्या बुनियादी ठहराया गया? हाँ जी, वो उनका ये कहना है कि बुनियादी जो इल्ज़ाम है वो ये है कि एक तो साइफर उनके पास आया लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया, उन्होंने गायब कर दिया। दूसरी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि जिस तरह से उसका सियासी इस्तेमाल किया गया, कि अगर वो था भी मामला उस तरह से, तो जिस तरह से चेयरमैन PTI ने उसको इस्तेमाल किया और जिस तरह से उस पर सियासत की, तो उसको वो कहते हैं कि ये जो मामलात हैं मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ हैं। इस तरह की चीज़ें ख़ास तौर पे एक साबिक वज़ीर आज़म को नहीं करनी चाहिए। इसमें कुछ पहले तो मेरे कानूनी सवालात हैं चौधरी साहब, जो मैं आपसे राय जानना चाहूँगी।
तो वो ज़रा ब्रीफली और शॉर्टली क्रिस्पी से वे में मैं चाहूँगी कि आप इसको साथ साथ छोटे छोटे मेरे सवाल होंगे तो उसको आप थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी बता दें कि पहला जो इसमें सवाल है कि ये चोरी का मुकदमा बनता है कि जी साइफर चोरी कर लिया या गुमा दिया, तो ये आपके ख्याल से इतना उनके ऊपर ही ये मुकदमा बनता है क्योंकि ख़ुद तो नहीं वज़ीर आज़म अपनी चीज़ें संभाल रहा होता या फाइल्स अरेंज कर रहे होते? देखिए, जो साइफर का मुकदमा है जो बनाया गया है उसमें जो चालान आज जमा हुआ है, मैं आपको लीगल प्रोसीजर भी बता देता हूँ। फिर जो आपने सवाल किया, इसका जो पुलिस रिपोर्ट होती है सेक्शन 173 CRPC के तहत वो जमा होती है, उसमें शवाहिद होते हैं और उसमें जो असल वाक़या है उसकी ऊपर जिम्मेदारी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन की जो वो है वो अदालत के सामने रखता है और फिर अदालत जो है वो देखती है कि क्या ये शवाहिद काफ़ी हैं या ये इतने सब्सटेंशियल हैं कि किसी को जो है सज़ा दी जा सके। अब बातें हैं इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो साइफ़र जो है वो जानबूझ के जो है उसकी कॉपी जो है, क्योंकि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है और साइफ़र के जो मंदरजात हैं वो आप ज़ाहिर नहीं कर सकते। और लेकिन जब वो डीक्लासिफाई हो गया तो फिर भी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट डीक्लासिफाई जो है वो क्या पब्लिक पर्पज़ के लिए हुआ या सिर्फ कैबिनेट के पर्पज़ के लिए हुआ, तो ये देखना ज़रूरी है। मेरी जो जहाँ तक यादाश्त भी काम करती है वो सिर्फ कैबिनेट के लिए हुआ था, पब्लिक पर्पसेस के लिए नहीं हुआ। तो अब ये रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो आइन के तहत बनते हैं, जिसके तहत गवर्नमेंट काम करती है, फेडरल गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं, उसके तहत जो रिकॉर्ड होता है उसकी कस्टोडियन तो ब्यूरोक्रेसी होती है, यानी जो सेक्रेटरी हैं टू प्राइम मिनिस्टर, टेक्निकली स्पीकिंग तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि उन्होंने ये सारा रिकॉर्ड संभालना है। अब उनका बयान जो है वो क्या है, क्या वो नए मसूद महमूद बन रहे हैं या उन्होंने कोई अपना और वर्जन दिया है। अब ये बात तो ज़ाहिर है उसमें जब चालान की कॉपी आएगी, उस सप्लाई होगी, पब्लिक होगी, तो ही उस पर बात की जा सकती है कि इस वक्त जो है वो किया गया। अब इमरान खान साहब को जो अटक से अडयाला शिफ्ट किया गया है तो वो भी अब ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो हुकूमत है वो ये ट्रायल को जो है कंक्लूड करना चाहती है। और क्योंकि शाह महमूद अडयाला में तो वो अटक में थे और जेल ट्रायल हो रहा था तो वो मुश्किल हो रही थी। इससे ये भी पता चल रहा है कि ये ओपन ट्रायल नहीं होगा, फिर ये इसी तरह से इन कैमरा ही ये सीक्रेट ट्रायल का है। लेकिन इसका देखिए इसके अलग से एक दरख्वास्त भी आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने तो इसको बेल में कर दिया था, साइड पे आया था। बेल में मैटर नहीं था मेरे ख्याल में, वो तो टाइम गाइन करने के लिए वकीला के टैक्टिस होते हैं, वो उन्होंने उसको डिले करने के लिए किया जो उसमें कामयाब हो गए। इशू ये है कि लेकिन ये जो मुकदमा है, देखिए इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, लीगल एंगल्स तो जो हैं वो तो चलते रहते हैं ना, वो तो डिबेट होती रहेगी अदालत के अंदर भी बात। मसला ये है कि आप अगर इस साइफ़र की बुनियाद पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा देंगे तो उनका वो बयानिया कि अमेरिका जो है उनके ख़िलाफ़ है, मेरी ओपिनियन में वो मजबूत होगा अवाम की नज़र में। और अवाम सब वो तो खुद फिर इस बात से इनहराफ भी उन्होंने किया, फिर वो उन्होंने कहा नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सर इस मुकदमे के जब देखिए जब भी कोई भी सियासतदान जो है किसी मुकदमे में मुलव्वस होता है उसकी जो उसके फिर सियासी पहलू ज़्यादा जो है उजागर होते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो तकनीकी मामलात तो नहीं समझते हैं। तकनीकी मामलात को ना समझने की वजह से जो सियासी पहलू है वो उस पर हमेशा ज़्यादा बहस होती है। अब इस केस में असद उमर साहब को जो है बेगुनाह भी किया गया और उनको बेल भी दी गई है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का उसमें क्या रोल है और खान साहब का क्या रोल है, वो रोल को देख के रोल्स को देख के ही डिटर्मिन किया जाएगा शवाहिद के तहत कि क्या ये वाकई इल्ज़ाम बनता भी है। क्योंकि नॉर्मली आज जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं या IOs हैं वो ये करते हैं कि जो भी इल्ज़ाम लगा होता है किसी भी FIR में ये वो उसको जो है वो पिन कर दिया जाता है, तो फिर अदालत जो है वो करती है। जिस तरह से एक पीछे जो तोशा खाना का मुकदमा था उसमें भी सज़ा हुई, वो सारी सस्पेंड हो गई। तो इसी तरह की अगर दोबारा सज़ा हो जाती है और वो अल्टीमेटली ज़रा ये केस हायर। और ये भी एक बात की जा रही है कि 5 साल से कम सज़ा फ़ौरन सस्पेंड होने का चांस होता है। हाँ, उसमें देखिए एज अ राइट शायद ज़्यादा सज़ा मिले ताकि लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, लेकिन अदालतों की जो नज़ीरें हैं उसमें ये है कि जो 5 साल से कम सज़ा है उसको एज अ राइट जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, और जब अपील जो है वो मंजूर की जाती है तो उसके साथ उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस ट्रायल को जो है अगर आप सीक्रेट रखेंगे और ओपन ट्रायल भी नहीं करेंगे फिर इस पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठेंगी। तो अगर ओपन ट्रायल हो और उसमें जो है चीज़ें सामने आएँ तो फिर ये मामला ज़्यादा खुल के 2-3 इसमें बड़े रेलेवेंट पॉइंट उठाएं। वो कहते हैं कि ये तो बेसिकली या तो ये होना कि साइफर में कुछ था लेकिन उन्होंने उसको एग्जेजरेट करके या कुछ और बता के उस पर कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश की।
बाद में जो साइफर की चीज़ें आ रही हैं उसमें तो ऑलमोस्ट वही बात है जो उन्होंने कहीं भी उस जलसे में भी की और अपने बाकी भी नैरेटिव में वो करते रहे। तो फिर क्या ये प्रोसिक्यूशन के लिए आसान होगा साबित करना कि इसको ओवर एग्जेजरेट किया, प्लस अवाम को बताना, क्या ये भी सिक्योरिटी ब्रीच है? इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है जो अवाम का आपने सवाल पूछा। अब वो साइफर जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा और वो पब्लिक रिकॉर्ड होगा, यानी हम और आप भी उसकी कॉपी ले लेंगे, कॉपी ले सकते हैं टेक्निकली, लीगली। बेसिकली वो मिनट्स हैं जो उसके वो मिनट्स हैं, वो जो उनके बेसिकली होता है। साइफर होता क्या है? साइफर एक खत होता है जो एक ख़ास ज़बान में लिखा जाता है और वो ज़बान जो है डी कोड होती है। वो डी कोड होने के बाद जो है, क्योंकि वो फिर रेलेवेंट जो क्वार्टर्स हैं उन पे जाती है। देखिए साइफर के जो मंदरजात हैं, अगर मंदरजात जो है वो तो बाद में आई थिंक किसी अखबार में छप भी गए हैं। जी, इंटरसेप्ट में वो इंटरनेशनल इंटरसेप्ट में वो छपे और वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो थे। अगर तो वो रिवील किए गए हैं, उनका अगर कॉन्टेक्स्ट बयान किया गया है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर वो मंदरजात जो हैं वो सामने आ जाएं और उनको किया जाए तो फिर तो शायद वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए रियासत के जो मामलात होते हैं बहुत ज़्यादा, वाई टू कीप इट, इसको सीक्रेट क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि रियासत के डे टू डे अफेयर्स होते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान भी एक दुनिया में रह रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से डील हो रही है, वहाँ पे ममालिक के साथ अवामी तौर पे जो है मामलात के ऊपर जब राय जनी हो जाती है। लेकिन जो सब ये जो खारजा पॉलिसी है आपकी, वो सारा डिपेंड करती है इन चीज़ों से, आपके मुल्कों से ताल्लुकात बनते हैं, बिगड़ते हैं। अब ये जो मामला है इस तरह से सिर्फ ये कह देना, और दूसरी बात ये कि ये एतजाज़ हसन साहब का एक मौक़िफ़ है, एक दूसरा मौक़िफ़ भी है जो ये है कि इन्होंने ना सिर्फ उसको एग्जैजरेट किया बल्कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ठीक बात है, लेकिन अब इसका एंड रिजल्ट क्या नज़र आ रहा है और ये पॉलिटिकली कहाँ पर जाके मामला रुकेगा, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ सहाफ़ी हैं, अहम तज्ज़ियाकार हैं और बड़ी अहम खबरें भी हमें देते हैं। तो शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आज आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शामी साहब सबसे पहले सर ये फरमाइएगा कि ये जो साइफर केस है अब उसमें भी लग रहा है कि जेल ट्रायल होगा खान साहब का और आगे ये मुकदमे में कहीं सज़ा भी हो सकती है, तो आपको लग रहा है कि ये सज़ाएं देने से या जेल में रखने से वाकई नुकसान हो रहा है पीटीआई को या चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत को? देखिए, जब कोई कानूनी मामला दरपेश होता है उस पर सियासी तरीके से गौर नहीं किया जा सकता, यानी किसका नुकसान हो रहा है, किसका नफा हो रहा है, ये एक अलग बात है। और अगर कोई कानून वायलेट हुआ है तो फिर उसके बारे में इकदाम जो है वो अलग मसला है। तो हम लोग हमेशा ये मुतालबा करते रहे हैं कि जब भी किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हो वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए और कानून की अदालत में उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और अगर कोई मुकदमा चलाया जाता है, FIR दर्ज होती है और मुल्ज़िम को सफाई का मौका मिलता है, तो फिर आप आईन की रूसों या कानून की रूसत पे इस पर इतराज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको सफाई का मौका मिलेगा आप अपना मौक़िफ़ पेश कर सकेंगे, उस पर बहस होगी और अगर उसे साबित करेंगे तो बरी हो जाएंगे। और फिर जो एक अदालत से अगर आपको सजा होगी तो फिर एक दूसरी अदालत में अपील कर सकेंगे। तो ये मामला वो नहीं है जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की सजा दे दी, लेकिन वो सजा ऐसी थी जिसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती थी। सही। मगर ये जो साइफर का मामला है या जो दूसरे मुकदमा खान साहब पर कायम किए जा रहे हैं, वो उनको 2 अपीलें मिलेंगी, 2 अपीलें कर सकेंगे वो, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। उसके बाद पता चलेगा कि उनके साथ क्या होना है और उन्होंने दूसरों के साथ क्या करना है। लेकिन शामी साहब पॉलिटिकली ये तो आपने सही बात की, ये जज तो जाहिर अदालतें ही करेंगी कि वो कसूरवार हैं या नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिकली हमारे यहाँ तो एक ये थेरी है ना कि जो सियासतदान जेल काट रहा है उसको एक मजलूमियत का वोट मिलता है, उसके साथ ये एक हमदर्दी जुड़ जाती है कि उसको शायद इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तो पॉलिटिकली आपको लगता है कि इससे उनको फायदा पहुंच रहा है उल्टा? देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जो विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है उसका फायदा भी हो जाता है। जिस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो उसका फिर ये मामला है कि कार्रवाई शफाफ होनी चाहिए, कानून के मुताबिक होनी चाहिए, खुली अदालत में होनी चाहिए।
ताकि लोगों के सामने हकायक आ सके। तो वरना तो मुल्ज़म को भी फायदा पहुंच सकता है, लेकिन जब कोई सियासतदान कैद होता है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले पाता और पर उसकी जमात को और उसके जो साथी हैं उनको इससे ज़ौक़ भी तो पहुंचता है ना। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि उससे कोई फायदा ज्यादा होता है या उससे नुकसान ज्यादा होता है। कभी फायदा भी हो जाता है और कभी नुकसान भी होता है। सही। अच्छा शामी साहब, PMLN भी इस वक्त ऐसा बज़ाहिर नजर आता है कि स्ट्रगल कर रही है बयानिए के लिए। पहले कहा एहतसाब होना चाहिए, फिर कहा कि नहीं एहतसाब का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, अब लग रहा है कि कुछ मईशत की बेहतरी की आके बात करेंगे। तो आपको क्या नज़र आ रहा है नवाज शरीफ साहब की वापसी और जो वो बयानियाँ अपनी बंद मुट्ठी में लेकर आ रहे हैं, वो कोई आपको लगता है कि अवाम में असर कर सकेगा या पजीराई हासिल कर सकेगा? देखिए, वो बयानियाँ जब लाएंगे और उसकी ज़ियारत हम करेंगे तो फिर उस पर तौर पर राय ख्याल कर सकेंगे। अभी तो क़यास आराइयाँ हैं, लेकिन जहाँ तक कोई मज़ाहमती बयानिया का ताल्लुक है तो मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि ये जो बयानिया है वो रिटायर्ड लोगों के खिलाफ नहीं चलता। ये मज़ाहमत तो मौजूद लोग जो होते हैं उनके खिलाफ होती है। जो लोग रिटायर हो चुके हों, किस्सा माजी बन चुके हों, उनके खिलाफ आप अगर कोई बयानिया बनाएंगे तो मज़ाहमत का ऐलान करेंगे तो उससे कोई हासिल तो नहीं होगा ना। मज़ाहमत तो उस वक्त मजा देगी जबकि जो मौजूद लोग हैं उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करते हैं, करारे ख्याल करते हैं, उनके खिलाफ आप अपना मुकदमा बनाते हैं। तो जैसा कि मज़ाहमती बयानिया जो है वो इस वक्त तो इमरान खान साहब का है और कोई दूसरा अब बना भी लेगा तो उसको कोई फायदा इसका नहीं होगा। तो खुद इमरान खान जो है उनके हामी भी ये सोच रहे हैं कि ये बयानिया इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए था और मज़ाहमत से गुरेज करना चाहिए था। तो जब वो ये सोच रहे हैं तो अगर कोई दूसरा ऐसा कोई बयानिया बनाएगा तो उसके हाथ में क्या आएगा? रिटायर्ड लोगों के खिलाफ तो जो चाहे जो कुछ कह सकते हैं, आप जब चाहे कह सकते हैं, उसमें कोई बहादुरी की क्या बात है? अच्छा शामी साहब, ये फरमाइएगा, आप क्योंकि शरीफ बरादरान को बड़ा करीब से जानते भी हैं, उनकी सियासत को भी समझते हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ ने वाकई ही लंदन जाके कुछ पैगाम रसानी की और उसके बदले ही उसके बाद ही मामला जो हैं वो इस तरफ आए हैं कि वो बयानिए पे सोच बदली है? ये बराह रास्त तो मेरी को मालूमात नहीं है और मेरी को शहबाज शरीफ साहब से इस मामले पे गुफ्तगू भी नहीं हुई, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो कोई पैगाम लेके गए थे या नहीं गए थे। लेकिन जाहिर है जब वो मिले होंगे तो हालात पर गुफ्तगू हुई होगी और एक जायजा लिया गया होगा और उसके नतीजे में कुछ असरात भी मुरतब हुए होंगे। ये तो बात आप नहीं कह सकते कि यकसर कोई मामला हवा में था, लेकिन ये भी कहना मुश्किल है कि वो किसका पैगाम लेके गए थे और क्या लेके गए थे। तो मेरा ख्याल है कि जो अब मजबूरी तौर पर अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं उनके अंदर ये एक इत्तफाक राय मालूम होता है कि हमें मुस्तकबिल पर नजर रखनी चाहिए और माजी में ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। जब आप मुस्तकबिल को संवार लेंगे, संभाल लेंगे, अपनी ताकत बना लेंगे तो उसके बाद फिर दूसरे मामला भी देख लेंगे और फिर दूसरा जो शौक है वो भी पूरे कर लेंगे। तो अगर आप पहले ही उन चीजों में उलझ जाएंगे तो आपकी ताकत जो है वो मुंतशिर भी हो सकती है, उसको ज़ौक़ भी पहुंच सकता है। अच्छा शामी साहब, मैं आपसे फैसल चौधरी अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपके ख्याल में जो नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि वो 4 साल लंदन में बैठे रहे हैं तो ग्राउंड रियलिटी से वो कट ऑफ मालूम होते हैं, और दूसरा ये सवाल है कि क्या वो इकॉनमी के ऊपर कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे उनको कोई पॉलिटिकल हेल्प मिल सकेगी या उनको एक्सेप्टेंस हो जाएगी? जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उसमें इकॉनमी तो काफ़ी शैम्बल्स में है, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम भी सामने नहीं आया है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए जनाब, बाकी आजकल जो ज़राए मवासलात हैं, जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, उसकी वजह से तो आप लंदन में बैठे हों या अमेरिका में बैठे हों तो आप तो पाकिस्तान से जुड़े रहते हैं और ये नहीं कह सकते कि हमें ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं था। कोई ऐसी ज़मीनी हकीकत नहीं है जो डिस्कस नहीं हो रही होती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे या सोशल मीडिया पे उसके बारे में हज़ारे ख्याल नहीं किया जा रहा होता।
ये कहना तो बहुत मुश्किल है। कोई शख्स अगर दूर बैठा हुआ है और उसको हालात का इल्म नहीं है, जाहिर है वो लोगों से मिल भी रहा है, उनसे बात भी कर रहा है, उनसे गुफ्तगुएं हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ा मुश्किल होगा। शामी साहब, फिर नवाज शरीफ साहब ने जानते बूझते वो लाइन इख्तियार की, इसका मतलब तो ये हुआ। देखिए, बात यह है कि ये एक मुज़ाहमत है, उसका एक बलबला तो उठता है ना दिल में, लेकिन मसला ये होता है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनके खिलाफ जो बयानियां बनाने से कोई मज़ाहमत का तसव्वुर नहीं मिलता। वो बात दुरुस्त है सर। बहादुरी जो है, बहादुरी तो वो होती है कि जो मौजूद लोगों के खिलाफ जिसका मुजाहरा करते हैं आप। पर मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल जो बात की है वो एक दफा की है, पर दूसरी दफा दोहराई तो नहीं है। तो हमें तवक्को करनी चाहिए कि वो तवज्जो करेंगे मुआशी मामलात पर, लोगों की मुश्किलात पर, और यही उनका बड़ा चैलेंज है। अगर वो लोगों को यकीन दिला सकें कि वो उनकी बेहतरी का कोई सामान कर सकते हैं, तो वो अपनी ताकत बहाल कर लेंगे, और अगर वो यकीन ना दिला सके तो फिर उनका ज़ौक़ जो है वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। मुजीबुर रहमान शामी साहब, अभी भी बड़ी कन्फ्यूजन बरकरार है कि गैर यकीनी की इनफैक्ट सूरत हाल है कि जनवरी में भी या फरवरी के शुरू में भी इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं। आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, क्या हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान का तो हमने ऐसा हुलिया बाजार रखा है, यहाँ तो हर वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल रहती है। हुकूमत कायम हो तब भी उसके बारे में क्या सारे होती रहती हैं कि ये कब खत्म होगी, खत्म हो जाए तो फिर एक नई दुनिया हम आबाद कर लेते हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर वक्त क्या सारियाँ जन्म लेती रहती हैं, हम उन पर बहस करते रहते हैं। तो यहाँ तो कोई बात तयक्कुन से करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई हम किसी सिस्टम के तहत तो हम ऑपरेट कर नहीं रहे होते। हम दस्तूर की दुहाई तो बहुत देते हैं, उसको हम बार बार पते पुश डालते हैं, उसके तकाजे पूरे नहीं करते। तो ये पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें ये कहना कि यकीन के साथ कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो इस वक्त तक की जो हकीकत हमारे सामने है, हमें तवक्को रखनी चाहिए कि इंतखाबात होंगे। 2-4 रोज आगा पीछा हो सकता है, लेकिन बहरहाल इंतखाबात कराने पड़ेंगे, उसके बगैर कोई चारा नहीं होगा। शामी साहब, आपके ख्याल से तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या फिर कोई किंग्स पार्टी है जिसके ऊपर हाथ रहेगा, दस्ते शफकत रहेगा? नहीं, अब किंग्स पार्टी यहाँ तो कोई है नहीं। अब ना उस तरह के किंग मौजूद है, ना उस तरह की पार्टियां मौजूद हैं। अब जो छोटी मोटी पार्टियां बन रही हैं उनकी जो हालत है वो भी आप देख रही हैं। सही बात। तो बात यह है कि इस वक्त तो 3 जो बड़ी पार्टियां हैं, मेन स्ट्रीम पार्टियां, वही मैदान में हैं। और पंजाब के अंदर तो जो मार्का है वो मुस्लिम लीग नून में और पीटीआई के अंदर होगा, और बाकी जो जमातें हैं उनका किरदार स्थानीय होगा। अब देखते हैं कि वो लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत तो शामी साहब पीपल्स पार्टी भी कर रही है। 3 बड़ी जमातों का जो आपने जिक्र किया, तो पीपल्स पार्टी भी कर रही है और पीटीआई भी कर रही है। पीएमएलएन की फिलहाल ऐसी कोई शिकायत नहीं है। तो जाहिर है कि ये तो भाई भारत का हक है ना कि शिकायत करे और अपने आप को मजलूम साबित करे और लोगों की हमदर्दियां अपनी तरफ उनको हासिल करने की कोशिश करे। ये भी हमारे यहाँ की सियासत जो है वो इसी तरह चलती है। लेकिन जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, तो वो शिकायत जो है पीटीआई को तो हो सकती है, उसमें तो वजन हो सकता है। लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती। वो तो माशाअल्लाह खूब अपने जौहर दिखा रही है और अपनी ताकत का मुजाहरा भी कर रही है, और जो चाहे और जिस तरह चाहे अपनी सियासत को आगे पीछे भी कर रही है। तो पीपल्स पार्टी का तो मेरा ख्याल कोई ऐसा मामला नहीं है। तो शामी साहब, ये जो एक नई पार्टी बनने की भी जमागोइयाँ हो रही हैं, जिसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक नून और पीपल्स पार्टी का जो डिसग्रंटल एलिमेंट है वो शामिल होगा, ये बिल्कुल बात मैं मानने को तैयार हूँ कि इस इंतखाबात में तो शायद उस पार्टी का कोई ना वजूद होगा, ना उसकी कोई से होगी। लेकिन ये इसकी वजह आपको क्या लगती है कि क्यों इन पार्टियों से जो लोग ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो क्यों इतने बददिल होकर एक नई पार्टी की तरफ देखना शुरू हो गए? देखिए, उसकी वजह तो ये है कि जो सियासी जमातें हैं उनका नज्म जो है वो कायम नहीं है। उनके यहाँ जमहूरियत नहीं है। वो जिसको उनके अंदर भी एक चकम पेल का
सिलसिला जारी रहता है। तो आप देखें, अगर जमातों के अंदर जमहूरियत हो, लोगों की बात सुनी जाए, उनको बात करने का मौका दिया जाए, तो फिर नई जमात की बात तो नहीं होगी ना। और नई जमात तो इसलिए बनती है जब शिकायत होती है कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे, आप जो जमात के अंदर जो दाखिली मुशावरती निज़ाम है उसको आप अच्छी तरह बरकरार नहीं रख पा रहे, और जो चाहते हैं वो मुट्ठी भर अफराद करते चले जाते हैं, तो इससे शिकायत पैदा होती हैं। लेकिन अब नई पार्टी बनाना जो है वो कोई आसान काम तो नहीं है। आपको मालूम है कितनी पार्टियां बन चुकी हैं और उनका क्या असर हो चुका है। तो नई पार्टी तो बड़ा एक नई खेल है, यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। नई पार्टी जो है उसके बाएं हाथ का खेल तो नहीं है, ये बिल्कुल बहुत मुश्किल है। ठीक बात। शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके कीमती वक्त शुक्रिया। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। डिस्कशन को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे और चौधरी साहब से फर्दर पूछेंगे कि नवाज शरीफ साहब का जो एक हिफाजती ज़मानत का मामला है वो किस तरफ आपको जाता नज़र आ रहा है, क्या इसमें लीगली कोई गुंजाइश है। और ये भी पूछेंगे इमरान साहब से भी कि वो क्या देख रहे हैं कि उनकी बंद मुट्ठी में आखिर मुफाहमत का बयानिया निकलेगा या मज़ामत का। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या बयानिया लेकर आएंगे मियाँ साहब और क्या कानूनी मुश्किलात हैं उनके लिए, तो एक शॉर्ट कमेंट ज़रूर मैं ले लूँ। इमरान साहब, पहले आपके ख्याल से आपको लग रहा है कि जो कानूनी टीम ने एक बनाया है कि जी हिफाजती ज़मानत ले लेंगे, वो आएंगे जलसे से खिताब करेंगे, फिर वो सरेंडर करेंगे और बयानिया भी अब जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मुफाहमत वाला ही है। शहबाज शरीफ इसका मतलब है कामयाब हुए हैं और वही जो नैरेटिव है उनका वाला वही आगे चलेगा। समीना देखें, सीधी सी बात है कि शुरू से अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून में आपको दो तरह की सोच नज़र आती है और हम हमेशा इस पर डिस्कशन भी करते रहे। एक है मज़ामती जो बयानिया है और दूसरे जिसको मियाँ नवाज शरीफ लीड करते हैं, मरीम नवाज साहिबा भी वही बयानिया लेके चलती हैं। और फिर दूसरा है जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, वो हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं, वो हमेशा इदारों के साथ चलने की बात करते हैं। वो तो भरमला इसका भी इज़हार भी करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके बगैर पाकिस्तान में सियासत नहीं हो सकती और मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उनको साथ लेके। अब बयानिया कौन सा बनाना है? मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बन गया है, अब आप ये सोच रही हैं या पूछ रही हैं कि बयानिया क्या बनाना है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका बयानिया ही प्रिवेल किया है। उन्होंने अपने बड़े भाई साहब को और अपने कायद को इस बात पे कायल कर लिया है कि जनाब इसी तरह अगर हम वाकई चाहते हैं कि अगली हुकूमत हमारी बने, हम पाकिस्तानी सियासत में दोबारा अपने मामलात को ठीक करना चाहते हैं, तो हमें फिर चाहिए कि हम इस बयानिए को लेके जाएं। और जिस तरह से आप इसको बनाएं मामला अपना बयानिया कि जी ये देखें 3 दफ़ा मैं वज़ीर आज़म बना था, 3 दफ़ा उस दौर में किस तरह से तरक्की हुई, हमने लोड शेडिंग ख़त्म की, हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई, हमने ये किया और अपने जो वो कारनामे हमने मोटरवेज बनाई, आप आवाम को वो याद करवाएं, वो बताएं। और बाकी जब हुकूमत बन जाएगी तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर आपको मौका मिले तो आप कानून साजी करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लिहाजा जब वो बैठक हुई है और वहाँ पे सब लोग बैठे हैं तो ये सारी चीज़ों पे उन्होंने गौर किया और वो अब यही बयानिया आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून इसी को लेके आगे चलेगी। तो जज साहब, ये जो बात कही जा रही है उनके वकला की तरफ से कि मियाँ साहब को जो है वो 3 या 7 दिन या 5-7 दिन की जो ज़मानत हिफाजती मिल जाएगी, तो आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे कानूनी माहिरीन तो कह रहे हैं कि उनके केस में ऐसी गुंजाइश है नहीं है क्योंकि वो तो मुजरिम थे और वो मेडिकल लीव पे गए थे, तो उस लिहाज से कौन सी इस तरह की कोई बेल दी जा सकती है? नहीं, वो तो देखिए, अगर वो ये आके कहें कि वो अंडरटेकिंग दें कि जी मैं सरेंडर करना चाहता हूँ कोर्ट में और पुलिस जो है वो उनको अरेस्ट नहीं करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अदालत जो है वो उनको इनकार करेगी। अच्छा। और हिफाजती ज़मानत उनको मिल जाएगी। और इस बुनियाद इस बात के ऊपर कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, तो वो अगर आगे वो सरेंडर करते हैं तो बिल्कुल उनको हिफाजती ज़मानत मिलने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगा। ये ज़रूर हो सकता है कि अदालत उसके ऊपर एक ये कदगन लगा दे
कि फिर आप कोई मीडिया बयान नहीं देंगे या तकरीर नहीं करेंगे, तो आप आएँ सरेंडर करें चुप करके, जिस तरीके से बाकी आते हैं ये मिलती है। ये तो उस वक्त होता है ना जॉय साहब, जब कोई फ्री मैन गया हो और वो किसी वजह से मतलूब है, बाद में वो आ रहा है तो फिर वो उसको, एक बंदा गया ही जेल से है, तो वो तो वही कंडीशन नहीं होगी, उस पोजीशन पे नहीं होंगे जहाँ से वो गए हैं। नहीं देखिए, बात यह है कि ये अब बात जब आती है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर, और ये बात उसको आप कोई कहे ना कहे, ये बात तो फिर ऑब्वियस होती है, उनको ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। और अगर कोई आके कहे, मेरा मतलब है अगर ज़मानत उनको सरेंडर ही करना है और वो जलसे से ख़िताब करना चाहते हैं, ये काबिल एतराज़ बात तो बिल्कुल है। यानी आप कोई भी मुजरम आके ये तो कह सकता है कि मुझे अरेस्ट न करें, मैंने अदालत में आना है और मैंने सरेंडर करना है, वो तो बात बनती है। लेकिन अगर वो कहें कि मैंने पहले जलसे से ख़िताब करना है, पहले मैं अपनी कंपेन करनी है, तो फिर अदालत के लिए ये बात तो मुश्किल होगी ना कि मुजरिम जो है वो क्यों ऐसा कहेंगे, वो नहीं कहेंगे अदालत में अपनी एप्लीकेशन में, अपनी दरख्वास्त में तो ये बात नहीं करेंगे कि मैंने पहले जलसा करना। देखिए, अगर तो फांसी ज़मानत अदालत देगी तो अदालत को ये काम, जैसे बहुत शहरयार अफरीदी वगैरह की जो बेलें हुई हैं, तो उसमें उनको ये पाबंद किया गया कि आप मीडिया पर बयानबाजी नहीं करेंगे। तो या तो फिर नवाज शरीफ साहब को पाबंद किया जाए कि वो आएँ और चुप करके जो अपना काम, अपनी पहले जो ज़मानत कराएं, अरेस्ट कर दें, पोस्ट अरेस्ट बेल कराएं, उसके बाद जो मर्ज़ी करना करें आप। लेकिन अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि कोई भी मुजरम आ जाता है सज़ा याफ्ता और वो ख़िताब करे, पर कंपेन लॉन्च करे और उसमें जजेस की भी जो है वो जई तई फेरे और उसके बाद आगे कह जी कि मैं वो सरेंडर कर रहा हूँ, ये आई थिंक काबिल एतराज़ बात है। बाकी अगर वो आते हैं कहते हैं जी मैं सरेंडर करना चाहता हूँ और वो आके फिर उनको एक आधा दिन 2 दिन, क्योंकि अब मसला ये है कि वो कन्विक्ट है ना, वो एक बात उनके ऊपर ये ज़रूर है कि जैसा सलमान शहबाज हैं, वो आए थे तो वो नॉमिनेट थे, वो कन्विक्शन नहीं थी। एक मुल्ज़िम का वो आना या मुजरिम का जो जब आए थे तो नुक्ता ऊपर नीचे करें तो उसमें फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में उनको फांसी ज़मानत अगर दी जाएगी तो उसके ऊपर ये टर्म कंडीशनल होगी। ये नहीं हो सकता कि अदालत जो है अगर उनकी सियासत में ये उनकी मददगार हो जाए तो फिर अदालत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अदालत से बड़े अहम केसेस के फैसले आने हैं, अहम केसेस वहाँ पे प्रोसीड रही हैं। और इसी तरह का एक अहम केस है फैज़ाबाद धरना केस, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समाअत है। और इस सिलसिले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुख्तलिफ जो इसके एप्लीकेंट थे वो अपनी दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं नज़रसानी की। तो इस पर जो चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो भी काफ़ी हैरान भी हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई है कि ये एप्लीकेंट जो है वो वापस ले रहे हैं। जॉय साहब, ये जो केस है काफ़ी देर तो ये लगा ही नहीं हियरिंग के लिए और बड़े सालों बाद ये कहीं जाके फिक्स हुआ है, लेकिन सबकी बड़ी नज़रें थी इस केस के ऊपर कि इसमें बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं जिसके ऊपर लोग देख रहे हैं कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। तो आपको लगता है ये केस किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या फिर आपको लगता है कि ये मामला रफा दफा हो जाएगा? नहीं, मंतकी अंजाम पे तो समीना वो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है ना, उसका फैसला तो आया हुआ है। फैसले में जो डायरेक्शंस दी गई हैं, रिव्यू एप्लीकेशन तो वो है ना कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये लीगल नहीं है। लेकिन अगर वो रिव्यू एप्लीकेशन वापस लेते हैं अपनी, तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल जो जजमेंट है वो बहाल होगा। फिर तो गवर्नमेंट के ऊपर होगा और इदारों के ऊपर होगा कि उसके ऊपर अमल दरामद कैसे करते हैं। और उसमें जो डायरेक्शंस दी गई हैं वो उसमें जो मेजर डायरेक्शंस हैं कि एक तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कोई ऐसी कटेलमेंट नहीं करेंगी एजेंसीज की तरफ से, या एक सियासी किरदार जो है इदारे नहीं अदा करेंगे, इस किस्म की और जो है 9-10 डायरेक्शंस हैं, उनके ऊपर अमल दरामद जो है ना फिर वो देखना पड़ेगा। फिर उस पर ये इम्तिहान ज़रूर होगा सुप्रीम कोर्ट का कि वो अगर वो रिव्यू पिटीशंस वापस हो जाती हैं, एप्लीकेशंस वापस होती हैं, तो उसके ऊपर जो डायरेक्शंस हैं फिर उन पर अमल दरामद जो है वो अदालत कैसे इंश्योर करेगी। तो मेरा तो ख्याल था कि ये जो फैज़ाबाद केस, धरना केस जो है, ये इसका रिव्यू 4 साल पहले ही लग के जो भी इसका डिसीजन होना था वो हो जाता, और अभी उसका लगाना जो है वो आई थिंक कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है, टाइमिंग उसकी ठीक नहीं है। अब मामलात पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम में है। देखिए, इस वक्त आप जो मर्ज़ी करें, जिसको कोई इख्तलाफ भी करना है तो किसी हदूद की हद में रहना है ना। इदारा जो है जो भी है उसमें जब चले जाते हैं लोग, साबिक हो जाते हैं, तो पॉलिसीज़ भी चेंज आ जाती हैं। आज की पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या हैं, वो तो इसमें नहीं है। वो उन्होंने ये बिल्कुल कहा हुआ है कि वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अगर आप उसकी बुनियाद के ऊपर, और जो तहरीक लबैक का इमरान साहब एक एग्रीमेंट भी हुआ था, उस पर जो सिग्नेचर हैं उसमें जो साबिक जनरल फैज़ हमीद साहब हैं उनके भी सिग्नेचर हैं,
अब बहुत सारे लोग साथ साथ और भी लोगों के हैं, लेकिन जो ज्यादातर लोग दाखिला और वज़ीर दाखिला के भी सिग्नेचर्स हैं। तो वो तो फिर एक लंबी बहस है ना, लंबी बहस देखना सिर्फ ये है समीना जो आपके सवाल जो मैं सवाल करी थी, मैं उसको जरा थोड़ा कंप्लीट कर लूं कि उस पे बहुत सारे लोग अब ये अंदाजा लगा के बैठे हुए हैं कि शायद इस केस की आड़ में साबिक जर्नैल के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई का एक इजाज़त मिल जाएगी या एक बहाना मिल जाएगा। तो आपको लगता है कि ये इस नहज तक जा सकती है ये पिटीशन? आधे लोग तो वैसे ही वापस ले चुके हैं, 2-3 ही। लेकिन समीना सीधी सी बात है कि जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त, जस्टिस काजी फायज ईसा, वो बड़े समझदार और बड़े मामला फहम जज हैं। ये जो फैसला है फैज़ाबाद धरना केस का, उस पर जिस वक्त ये फैसला हुआ था, जिस तरह चोई साहब कह रहे थे, फैसल चोई साहब, उस वक्त हालात और थे। अदालतें जब इस तरह के ख़ास तौर पे सेंसिटिव मामलात में फ़ैसले करती हैं तो सिर्फ कानून को नहीं देखा जाता, मारूजी हालात को भी मद्देनज़र रखा जाता है और इन सारी चीज़ों के देखने के बाद वो फैसले की जाती है। क्योंकि तो ये नजरिया सुन लेना ना नजरिया ज़रूरत में और इसमें फ़र्क है। तो वो आप फैसला करें ना, आप ये क्यों देख रहे हैं हालात कैसे? देखना उसमें देखें, मामला ये है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़र नहीं आती हैं। अब आप अपनी मर्जी का हर फैसला चाहती हैं तो हर फैसला समीना पाशा की मर्जी का नहीं है। कानून और इंसाफ की तो बात है ना, यही तो बात है। कॉन्सिक्वेंसेस क्यों देखें, जब आपने बहुत सारे मामलात में रियासत को चलाने के लिए चीज़ें देखना होती हैं। नहीं, फिर तो ये तो गुंजाइश देने वाली बात है। मैं आप अब मेरी अगर बात ही नहीं सुनेगी तो फिर मैं कैसे करूँ? अब आप अपने अगर या जो कहती हैं आप, मैं वो कह देता हूँ। नहीं मुझे बताएं जो आप चाहती हैं मैं वो कह देता हूँ। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप जज्बाती होकर सोचती है, रियासती मामला सिर्फ जज्बात की बिना पे नहीं होते। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने अब ये क्यों आज रिव्यू पे अफसोस का इजहार किया या वकला को डांटा भी है कि आप क्यों वापस ले रहे हैं, इसलिए कि वो खुद भी ये चाहते हैं कि अगर उस वक्त ये इतराज़ात हुए थे तो आज ये तो या तो खड़े होते ना। अदालत आपकी बात को अगर सच माने कि ये अदालत सिर्फ उस पर करे तो फिर जब रिव्यू नहीं होंगे, पिटीशनें नहीं होंगी, दरखास्तें नहीं होंगी, बात है। तो वो उस पर क्या फैसला करेंगे? ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुल्क की आला तरीन जो अदलिया है उसने जो भी फैसला करना होता है उसने रियासत के मामलात को भी देखना होता है। और रियासती इदारे जो हैं, हम यही तो बात करते हैं कि इदारों में आपस में भी इस तरह की तकसीम नहीं होनी चाहिए कि कोई बंदा अपने आप को ऐसा टेबू समझ ले कि दूसरे बंदे उस पर बात ना कर सके। ये चीज़ें। लेकिन चौधरी साहब, आपके ख्याल से जज को मामला फहम होना चाहिए या इंसाफ पसंद होना चाहिए? नहीं, एक तो ये मेरी तो ये इंसाफ वाली जो बात है ये एक फैंसी बात है। अदालत को कानून के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए और उसके अलावा जजेस का कोई काम नहीं होता है। वो ये देखें, वो एक रोमन जो लैटिन में ये कहते भी हैं कि लेट्स जस्टिस बी प्रिवेल इवन स्काई फॉल्स, यानी इंसाफ करना चाहिए चाहे आसमान गिर पड़े। लेकिन मसला ये जो इस केस में जो है, आप इसकी टाइमिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त इस केस के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर कोई फैसला आ भी जाता है, जो फैसला ऑलरेडी आया हुआ है वो एकेडमिक बहस होगी, उसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं सकता। अगर उनका एक साइन हुआ है एक माहदे के ऊपर तो पहले उसको ये भी देखना है कि क्या वो कानूनी तौर पे कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म, और क्या उनके ऊपर जो हायरार्की थी क्या उनकी मर्जी के बगैर हुआ या उन्होंने कहा कि ठीक, क्योंकि उसमें उस वक्त के फेडरल जो इंटीरियर मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, उनका सेक्रेटरी इंटीरियर के भी साइन है, तो एक अकेले के तो साइन है नहीं। सब कोई भी खुद सिर्फ अपनी मर्जी से साइन नहीं कर सकता। नहीं, वो तो उसमें जिक्र भी है। अगर उस वक्त के आर्मी चीफ की उन्हें बिल्कुल उस पे वो तायद भी हासिल हो बिल्कुल होगी, उसके बगैर तो नहीं हुआ होगा। तो देखिए ना, अगर लेकिन इसको तो इस तरह भी तो देखा जा सकता है कि भाई वो ये भी इस पे इंश्योर कर सकते हैं कि चूंकि फौज में अपना एक एहतसाब का सिस्टम है पूरा, तो उसके तहत जो भी कार्रवाई हुई थी जी हो, अगर कोई उस वक्त किया हुआ तो फौज अगर वो इसके मुनासिब समझेंगे तो वो अदारा इसको देख लेगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त रिव्यू पिटीशंस हैं। रिव्यू पिटीशंस में तो बिल्कुल सिंपल सी बात ही होती है कि आपने देखना होता है कि ऑन द फेस ऑफ इट कि इसमें क्या कोई कानूनी गलती है। तो अब सारे अगर पिटीशंस वापस ले रहे हैं तो ये उन्हीं इदारों की तरफ से गई थी ना जिनके ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास हुए थे या जिनको ये लगता था कि ये बात गलत थी। तो अब इसके बाद एक फिर रेफरेंस वाला भी मामला आया और वो जो है जोड़ते भी हैं कि वो रेफरेंस जो है इसी का शाखसाना था कि वो आया और फिर उसकी वजह से काफ़ी बदमज़गी हो गई। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये मना भी किया था कि आप ये ना कीजिएगा, लेकिन उस वक्त नहीं मानी गई। कोई कैबिनेट के अंदर से भी आवाज़ें उठी, बाहर से भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हुकूमतें जो हैं
वो जजेस के खिलाफ रेफरेंस नहीं फाइल करती, क्योंकि जब भी फाइल हुआ है उसके ऊपर तो फिर काउंटर ब्लास्ट हो गया, बारें जो हैं वो भी रिएक्ट कर देती हैं, और फिर इसका जो इस वक्त टाइमिंग जो है रिव्यू के ऊपर डिसाइड करने की वो मेरे ख्याल में बिला ज़रूरत होगी करता है। ठीक है, क्या जी सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करती है ये हम देखते हैं, लेकिन एक बड़ा अहम सिचुएशन जो इस वक्त हमारे मुल्क में है, दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, और ख़ास तौर के दिन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मस्तूंग में भी ब्लास्ट हुआ है, हंगू में भी ब्लास्ट हुआ है, उससे पहले भी कुछ दिन पहले JUIFA के जो कारवां था उसके ऊपर भी हुआ जिसमें हाफिज़ हमदुल्ला साहब ज़ख्मी हुए। तो ये एक कंटिन्यूस हमें नज़र आ रहा है कि ब्लास्ट हो रहे हैं, दर्जनों अफराद शहीद भी हुए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी भी हैं। ये क्यों एकदम एक ताज़ा लहर हमें नज़र आ रही है दहशतगर्दी की, और आज वज़ीर दाखिला साहब ये कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि कौन ये सब कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो फिर इस पर भी एक सवाल उठता है कि अगर आपको मालूम है तो हम क्यों इनका हाथ नहीं रोक पा रहे हैं। तो चौधरी साहब आपको क्या नज़र आ रहा है, ये इसके पीछे क्या जो नई लहर है इसके पीछे क्या है? कहीं सिक्योरिटी ब्रीच है? क्या आपको लग रहा है कि ये कोई नई एक साजिश तैयार हुई है पाकिस्तान के खिलाफ? जी डेफिनेटली एक साजिश है, उसका जो निशाना है वो पाकिस्तान का मुल्क है, पाकिस्तान के अवाम हैं, और ये जिस सरहद पार से ये हो रहे हैं इसके ऊपर एक हमने जो है बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया, जिसके ऊपर जो तुर्खम बॉर्डर है वो भी काफ़ी दिन बंद रहा, और उसके बाद ये भी इतलात आ रही हैं कि अफ़गान हुकूमत ने भी जो है वो कोई 200 उनके अपने बयान आयात के 200 लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार किया, सरहद पार जाके हमला जो किया है। देखिए बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक मुत्तहद कौम होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अवाम, जब तक ये एक मामला मुत्तहद होने के बावजूद ये नहीं हो सकता, जब तक हम एक पेज पे नहीं आएंगे। अवाम का भी ये फ़र्ज़ है कि अपने इदारों का, देखिए बहुत कुर्बानियाँ हैं, दहशतगर्दी एक एलिमेंट है जो इस वक्त हाई राइज पे, आप पीछे भी माजी में भी देखें कि 2 ऑपरेशन हो चुके हैं जिनके ऊपर बाकायदा बहुत सारे जवानों ने, अफसरों ने शहादत दी। हमारे जर्नलों के जो ख़ुद बच्चे जो हैं वो पिंडी में ब्लास्ट हुए, और कहीं पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं वो ब्लास्ट में का शिकार बन गए। सवात में, लाहौर में, कराची में, आप कौन सा शहर या जगह कहेंगी। तो ये कुर्बानियाँ जो हैं, ये कौमें जो हैं हमेशा इनको ओन करती हैं, और इनको अभी जो मामला हैं, कोई शक ही नहीं जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन जो भुट्टी साहब ने आज बात की है, उन्होंने इसको जोड़ा है रॉ के साथ और कहा है कि जी उनके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और वो बेसिकली ये सारी कार्रवाइयाँ तखरीबकारी की करवा रहे हैं। तो ये इमरान साहब से ये थोड़ा इस पे इस एंगल पे बात करूँ। इमरान साहब, ये बड़ा एक आसान सा हमें नहीं मिल गया कि हम ये चीज़ कह देते हैं, लेकिन उसको हम बचा क्यों नहीं पा रहे, रोक क्यों नहीं पा रहे? अब ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है कि कोई ऐसा वाक़या हुआ है, और ऑटोमेटिकली हमें पता है कि दुश्मन एजेंसियां हर वक्त सरगर्म हैं। तो आप नहीं समझते हैं कि कहीं इस चीज़ की जिम्मेदारी आयद होती है कि ये क्यों कामयाब हो रहे हैं इस तरह के बड़ा जानी नुकसान करने में? इसमें ना उसकी बुनियादी वजह ये देखिए, रा और मुसाद और बहुत सारी दीगर जो मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन असल मामला ये है जो आपका सवाल है, उसमें एक सबसे अहम बात ये है कि जो मुकामी लोग उसमें इन्वॉल्व साथ होते हैं उनके बगैर इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती। तो असल में तो उस नेटवर्किंग को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि जो मुकामी लोग उसमें शामिल हों उनके ख़िलाफ़ ऐसे ऑपरेशंस किए जाएं। और बिल्कुल ये ठीक है बात, हमारी ख़ास तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान की बहुत कुर्बानियाँ हैं इसमें, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहुत, इवन पुलिस की देखें आप, बहुत कुर्बानियाँ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा जोल है कि जब ज़रा भी मौका मिलता है, देखिए इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, दहशतगर्द पकड़े भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गैप आता है फिर वो नई ताकत के साथ एक दफ़ा फिर हमलावर हो जाते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब तक हमारे यहाँ उनको सज़ाएं देने का मामला जो है उस पर ज़्यादा सख्ती नहीं होगी, जब तक उनको फौरी तौर पे जो अफराद इनमें मुलव्वस हैं उनको पकड़ के सज़ा नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक शायद ये चीज़ें जो हैं उनको पूरी तरह पे आप ना रोक सकें। कानून की बालादस्ती जिस सोसाइटी में होती है वहाँ पे आप देखिए इस तरह के मामलात कम होते हैं। दूसरी ये बात कि अगर आप केपी की या बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पे क्योंकि इसलिए भी ये ज़्यादा है मामला कि वहाँ असले का एक कल्चर भी है, वहाँ पे लोगों के लिए उस तरह का माहौल भी है कि जिसमें वो आसानी से वो कर पाते हैं, और फिर
ख़ास तौर पर बलोचिस्तान में अब आप देखें कि मस्तूंग में कल भी DSP मस्तूंग भी शहीद हुए हैं इस मामले में, उसी वाक़े एक चीज़ मेरे ज़हन में ज़रूर सवाल आता है, बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया चौधरी साहब, लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया में ऐसा कोई वाक़या पेश आए ना तो वो ऐसे इस्टेब्लिश कर देते हैं कि जी ये, और ठोक बजा के रख देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम कह भी देते हैं कि जी रॉ इन्वॉल्व है, लेकिन हम उस तरीके से उसको कटहरे में नहीं लेके आते, या इंटरनेशनली हम वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर पाते इंडिया के ऊपर कि जी आप बलूचिस्तान में क्यों ये बदअमनी फैला रहे हैं। ये भी तो कहीं हमारी वीकनेस है। हमने कुलभूषण जाधव को पकड़ा, कुलभूषण जाधव जो है ऑर्गेनाइज एक नेटवर्क चला रहे थे, लेकिन उसकी देखिए ना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या उसका हुआ, हैंडलिंग तो कमज़ोर होती है किसी न किसी जगह पे, तो ये झोल तो हैं। लेकिन आप ये ज़रूर देखिएगा कि एजेंसीज जो हैं अगर वो किसी जगह पे एक दो दफ़ा ये उनको हर वक्त कामयाब होना है, जो अटैक करने वाले हैं उनको एक दफ़ा कामयाब होना है। यानी अगर 100 हमले रोकती है एजेंसी और 101 में वो कामयाब हो जाते हैं तो उन 100 पे पानी नहीं फैलना चाहिए, उसको जो है वो नज़र में ज़रूर रखना चाहिए। पाकिस्तान की एजेंसी जो हैं बहुत सारे पाकिस्तान के ऊपर जो होने वाले हमले हैं उनको रोकती हैं इफेक्टिवली, और जब ये एक आधी दफ़ा जो कामयाब होते हैं दहशतगर्द तो फिर उसका जो है इम्पैक्ट खत्म हो गया जी, अमन कायम हो पाकिस्तान में। इमरान साहब बिल्कुल वक्त खत्म हो गया हमारा, प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।